आज डिटर्मिनेट का हमने 4th पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें हमें पढ़ना है आज प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स, क्वेश्चंस, होमवर्क। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो, जिसका फर्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेट्स, यानी सारणिकों के गुणधर्म। तो इसमें गुणधर्म में आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ईच एलिमेंट्स इन एनी रो और इन एनी कॉलम इज जीरो देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट इज जीरो, यानी कि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव यदि शून्य है तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी कोई भी पंक्ति हो सकती है, कोई भी कॉलम हो सकता है, कोई पंक्ति या कोई भी स्तंभ यदि के पूरे एलिमेंट यदि शून्य के बराबर है तो उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। यानी हमें फिर एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है। यदि हमने पूरे एलिमेंट्स को यदि चेक कर लिए कि इसका आंसर 0 के बराबर है, तो यानी उसके किसी रो या किसी कॉलम की वैल्यू क्या है, 0 के इक्वल है, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 के इक्वल हो जाएगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। सेकेंड प्रॉपर्टी है, इफ रोज बी चेंज्ड इनटू कॉलम्स and columns into rows, then the value of the determinant remains unaltered। यानी कि यदि हमने रो को कॉलम में चेंज कर दिए या कॉलम को रो में चेंज कर दिए तो डिटर्मिनेट के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो पहले आंसर आता था वही आंसर रहेगा, केवल रो जो होगी वो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाएगा। बस उससे कोई आंसर में परिवर्तन नहीं आएगा, जो पहले आंसर आ रहा था वही आंसर आएगा। अब आते हैं हम थर्ड प्रॉपर्टी पे, इफ टू एडजेसेंट रोज और कॉलम्स ऑफ डिटर्मिनेट्स आर इंटरचेंज्ड देन द साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड। यदि क्या बोलते हैं कि हम दो लगातार पंक्तियों या दो लगातार स्तंभों को यदि हम क्या करते हैं, आपस में परिवर्तन करते हैं, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वही रहेगी बट उसका साइन चेंज हो जाएगा। यदि पहले आंसर उसका +10 आ रहा था और यदि हमने दो पंक्तियों या दो स्तंभों को चेंज कर दिए तो अब डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आएगा, -10 हो जाएगा। यानी जो आंसर पहले प्लस था तो माइनस में हो जाएगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा, वैल्यू तो वही आएगी बट उसका क्या बोलते हैं कि दो लगातार करना है उसमें, यानी R1 और R2 या R2 या R3, C1 या C2 या C2 या C3 लेना है। यानी कि इसमें हम क्या बोलते हैं कि लगातार दो पंक्तियों को लेना है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि R1 और R3 ले लिए, C1 और C3 ले लिए, आपको लगातार लेना है R1 और R2 या R2 या R3 लगातार। यदि दो पंक्तियों के यदि हम चेंज करते हैं या दो स्तंभों को तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसी हो जाएगी, चेंज नहीं होगी लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है, इफ टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल और सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। यदि क्या बोलते हैं कि किसी सारणी की दो पंक्तियां या दो स्तंभ यदि सर्वसम है या एक समान वैल्यू है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। हमें उसे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। यदि हम उसके दो सेम दिख गए, यानी कि दो रो या दो कॉलम यदि सेम दिखाई दे रहे तो हम उसका आंसर सीधे क्या नोट कर सकते हैं, 0 नोट कर सकते हैं, उससे हमें एक्सपाउंड करने की जरूरत नहीं है। यानी कि टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल एंड सेम देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो or in any column is multiplied by the same factor then the determinant is multiplied by the factor। यानी कि if each element in any row or in any columns is multiplied by the same factor then the determinant is multiplied by this factor। यानी कि यदि हम किसी डिटर्मिनेंट की किसी रो या किसी कॉलम में यदि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट का क्या बोलते हैं कि पूरे डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है। यदि हमने R1 या R2 या R3 में यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई किए और मल्टीप्लाई करने के पहले यदि डिटर्मिनेंट का आंसर यदि 10 आता था तो मल्टीप्लाई करने के बाद में यदि हमने R1 या R2 या R3 को या C1 या C2 को यदि हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो अब आंसर क्या हो जाएगा, 2 × 10 यानी कि क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि किसी रो या किसी कॉलम में यदि हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट की वैल्यू में भी हो जाता है।
फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, इफ ईच एलिमेंट इन एनी रो और कॉलम कंसिस्ट टू टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू अदर डिटर्मिनेंट्स। यानी कि यदि किसी डिटर्मिनेंट के यदि क्या बोलते हैं कि किसी कॉलम या किसी रो में यदि यदि 2 डिजिट का यदि सम है या माइनस है, तो हम उसी क्रम के यानी उसी ऑर्डर के 2 डिटर्मिनेंट के रूप में नोट कर सकते हैं। यानी कि उसमें यदि हम R1 में यदि क्या बोलते हैं कि दो चीज़ का प्लस है, यदि R1 के ईच एलिमेंट में यदि क्या बोलते हैं कि a प्लस एक्स, ए प्लस वाई, ए प्लस जेड ऐसा है, तो हम उसमें क्या लिख सकते हैं कि उनको क्या बोलते हैं कि हम अलग अलग 2 डिटर्मिनेंट के रूप में नोट कर सकते हैं। जब इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम आपको इसका क्लियर करवा देंगे कि इसमें क्या करना है अपने को, कि 2 की डबल डिटर्मिनेंट में किस टाइप से यूज़ होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, अ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनअल्टर्ड in value by adding to all the elements of any row or of any column the same multiple of the corresponding elements of any number of other rows or columns। यानी कि इसका मीनिंग ये है कि हम किसी एक रो में किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दे, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आ रहा है उस आंसर को है तो क्या बोलते हैं कि नेक्स्ट किसी भी रो में ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिए कि हमने R1 के प्लेस पर क्या नोट कर रहे हैं कि हमने R2 में 2 का मल्टीप्लाई किए, यानी R2 के जितने एलिमेंट्स हैं उसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, और क्या बोलते हैं कि उसके एलिमेंट्स को किस में ऐड कर रहे हैं, R1 में। यानी कि R2 के पूरे एलिमेंट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किए, और क्या बोलते हैं कि R2 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं कि R2 के एलिमेंट्स को फिर R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ऐड कर दिए, और जो आंसर आ रहा था उसको है तो क्या बोलते हैं कि हम R1 के प्लेस पर नोट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर R2 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और R1 के क्या बोलते हैं कि एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, उसके बाद जो न्यू आंसर आएगा उसको हम R1 के पोजीशन पर नोट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो यूजेबल प्रॉपर्टी है वो है हमारी क्या बोलते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ ईच एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, यानी कि किसी रो या कॉलम के सभी यदि एलिमेंट्स 0 है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर एक और है 4th नंबर की प्रॉपर्टी, इफ 2 रोज और कॉलम्स ऑफ एनी डिटर्मिनेंट, यानी कि 2 यदि स्तंभ या पंक्ति यदि सेम है या 2 रो या और कॉलम यदि सेम है तो क्या बोलते हैं कि उनके क्या बोलते हैं कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। विदाउट एक्सपांडिंग हम आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। फिर आता है 7th नंबर में भी अधिकतर यूज़ करना है अपने को, बाकी प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी बट क्या बोलते हैं कि ये कम मात्रा में होगी, लेकिन क्या बोलते हैं कि हमारी फर्स्ट 4th और क्या बोलते हैं कि 7th ही हमको मोस्ट टाइम यूज़ करना है। तो 7th है अपनी क्या बोलते हैं कि R1 के किसी भी एक कॉलम या पंक्ति में किसी एक कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके उसको है तो क्या बोलते हैं कि दूसरे कॉलम या मल्टीप्लाई से ऐड या माइनस करके फिर क्या बोलते हैं कि किसी भी कॉलम या मल्टीप्लाई में रख सकते हैं। ठीक, अब आते हैं हम इसके रिलेटेड क्या बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टीज़ को आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, जिससे इन प्रॉपर्टीज़ के थ्रू क्या बोलते हैं कि आप क्वेश्चंस बना सके। और यहाँ पे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके हमको ये देखना पड़ता है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चंस को, जिससे क्या बोलते हैं कि हमें इन ऑपरेशंस को कैसे यूज़ करना है वो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या आज क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द डिटर्मिनेंट डेल इज इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9। लेट डेल इज इक्वल टू 1 4 7 2 5 8 3 6 9। अब हमें यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किए कि हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पर ये एक प्रकार की 7th प्रॉपर्टी है। कि हम क्या कर रहे हैं कि आपको जो पहले ऑपरेशन का रूल समझा देते हैं। देखो पहले कि हमें ऑब्जर्व किए कि 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 बचेगा। फिर क्या बोलते हैं 5 - 2 भी 3 होता है, और 8 - 5 भी क्या होता है, 3 होता है। 6 -
3 भी इज इक्वल टू भी 3 होगा और 9 माइनस 6 भी इज इक्वल टू 3 होगा। यानी कि हमने पहले ऑब्जर्व कर लिए कि यहाँ पर क्या होते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने ऑपरेशन के अकॉर्डिंग यूज़ किए कि यहाँ पे हमको कॉलम सेकंड में से हम क्या कर रहे हैं, कॉलम फर्स्ट को माइनस कर रहे हैं और कॉलम थर्ड को माइनस कर रहे हैं किससे, कॉलम फर्स्ट से। तो एक प्रकार की कौन सी प्रॉपर्टी है, 7 प्रॉपर्टी है। तो बाय ऑपरेशन C2 को रिप्लेस करना है हमको किससे, C2 माइनस C1 से, यानी कि C2 को रिप्लेस करेंगे हम C2 में से, C1 को माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो काय पे आएगा, C2 पे आएगा। और C3 को रिप्लेस क्या कर रहे हैं हम, C3 माइनस C2 कर रहे हैं, क्योंकि सेम प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं कि यहाँ क्या हो जाएगा, C3 इज रिप्लेसिंग बाय C3 माइनस C2। ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऑपरेशन कोई और भी लगा करके आप बना सकते हैं। जैसे हम यहाँ एक ऑब्जर्व ये भी कर रहे हैं कि R2 माइनस R1 कर दे और R3 माइनस R2 कर दे, उससे भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। यानी एक क्वेश्चन को हम 2 से 3 मेथडों से बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिस मेथड से हम बता रहे हैं उसी से कर सकते हैं, आप यहाँ ऑपरेशन चेंज भी कर सकते हैं। हमें क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि R2 माइनस R1 और R3 माइनस यदि R2 भी करे तो भी हमारा आंसर क्या बोलते हैं कि इस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विदाउट एक्सपांडिंग। ठीक है, तो हमने अभी जो हमने ऑब्जर्व किए कि हम C2 को रिप्लेस कर रहे हैं C2 माइनस C1 से, C3 को रिप्लेस कर रहे हैं C3 माइनस C2 से। एक प्रकार के 7 प्रॉपर्टी इसलिए कि हम C1 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से, और उसको किस में ऐड कर रहे हैं हम, C2 में। वैसे ही हम C2 में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -1 से, और ऐड कर रहे हैं हम किस में, हम ऐड कर रहे हैं इसमें, हम ऐड कर रहे हैं किसमें, C3 में। तो इस टाइप से हमको प्रॉपर्टी लगाना है। तो हमने जो काम अब किए हैं प्रॉपर्टी में वो हम यूज कर रहे हैं। हमने C1 में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं लगा है, इसलिए C1 हमारा जैसे का वैसे ही, यानी सेम प्लेस पे रहेगा जैसा पहले था वैसे ही। यानी क्या हो जाएगा 1 2 3, पहले भी 1 2 3 था, लेकिन हमने C2 के रिप्लेस में क्या किया, C2 माइनस C1 किया, इसलिए क्या हो जाएगा 4 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देंगे तो 4 माइनस 1, 5 माइनस 2, 6 माइनस 3। फिर हम क्या करें, C3 को रिप्लेस करें C3 माइनस C2 से, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, 8 माइनस 5, 9 माइनस 6। अब इससे हमें आंसर क्या फाइंड हो गया, 1 2 3 जो C1 में है, C2 में कौन है 3 3 3, C2 में क्या है 3 3 3, और C3 में भी क्या है 3 3। यानी कि हमने जो अभी प्रॉपर्टी जो लर्न किए थे कि इफ टू एलिमेंट्स if two rows are two columns are identical then the value of determinant is 0। यानी कि यहाँ पे दो कॉलम्स कैसे हैं, सेम है, इसलिए क्या बोलते हैं कि here elements of C2 and C3 are same so the value of determinant is 0। तो यहाँ पर आप क्या कहते हैं, सीधे बिना एक्सपांड के हम क्या कर सकते हैं, सीधे आंसर क्या लिख सकते हैं, 0। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विदाउट एक्सपांडिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ 9 9 12 1 माइनस 3 माइनस 4 1 9 12। तो लेट डेल इज इक्वल टू 9 9 12 1 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 4 1 9 12। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो C2 में है वो हमें क्या दिखाई दे रहा है, पूरे एलिमेंट में क्या है, देखो 3 का मल्टीपल, यानी यहाँ से भी 3 कॉमन निकल सकता है, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी। और C3 में हमने ऑब्जर्व किए कि यहाँ पर भी क्या बोलते हैं 4 कॉमन निकल सकता है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। तो हमने उसके अकॉर्डिंग क्या लिख दिए, बाय टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम C2 एंड 4 फ्रॉम C3। यानी कि C2 से हमने 3 को उभयनिष्ठ लिए और C4 और C3 से हमने 4 को उभयनिष्ठ लिए। तो जो कॉमन लिए उसको क्या किया, हमने बाहर रख दिए 3 × 4। तो हमारा जो C1 है उसको जैसे का वैसा नोट कर दिए, 9 1 1 जैसा पहले था। और यहाँ से यदि 3 कॉमन निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 3। यहाँ से 4 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 3। अब क्या बोलते हैं कि इसके आगे जो है कि अब नेक्स्ट स्टेप में देख रहे हैं हम कि यहाँ पे देखो C2 और C3 फिर से कैसे आगे सेम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए क्या बोलते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमारी प्रॉपर्टी में था। तो 12 इंटू क्या हो गया 0, एंड एलिमेंट्स ऑफ C2 एंड C3 आर क्या हो गया, आर इक्वल, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रूव दैट x प्लस y प्लस z प्लस x y 1 1 1 इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किए क्वेश्चन कि हमने यदि ऑब्जर्व किए क्वेश्चन को देख कर कि यदि हम यहाँ पे z को प्लस कर देते हैं तो x प्लस वाई जेड कम्प्लीट हो जाता है। यहाँ यदि हम x को प्लस कर देते हैं तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड कम्प्लीट हो जाता है। यदि हम क्या बोलते हैं यहाँ पे
y को ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे क्या हमने किए, बाय ऑपरेशन यूजिंग ऑपरेशन r1 को रिप्लेस कर रहे हैं किससे, r1 प्लस r2 से, यानी कि r1 के स्थान पे क्या लिख रहे हैं हम, r1 प्लस r2। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें कि अब रो वाले ऑपरेशन यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये r1 है और ये r2 है। जब भी हमने दो क्वेश्चन में क्या लगाए थे, c1 और c2 c3 वाला लगाए थे। अब यहाँ पे r1 को रिप्लेस करना है किससे, r1 प्लस r2 से। तो क्या हो जाएगा हमारा कि x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि जेड ऊपर चले गया, वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ क्या हो जाएगा r2 को प्लस करना है किसमें, r1 में, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। और r2 और r3 सेम रहेंगे, जैसा पहले थे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या बोलते हैं, क्या मिल जाएगा हमको कि जेड एक्स वाई 1 1 1। फिर यहाँ से क्या बोलते हैं कि देखो हमें दिखाई दे रहा है कि r1 में कौन है, एक्स वाई जेड है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो हमने क्या किया, r1 से क्या ले लिए, कॉमन क्या ले लिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 1 1। और फिर क्या बोलते हैं कि r2 में क्या हो जाएगा जेड एक्स वाई, और r3 में क्या हो जाएगा 1 1 1। हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किए कि r1 और r3 कैसे हैं, सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी क्या मिल जाएगा हमें x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस टाइप से हमारा ये सेकंड क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा सॉल्व, यानी थर्ड क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या होगा 0। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड। लेट डेल इज इक्वल टू ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड। अब इस क्वेश्चन को भी क्या बोलते हैं कि हम कि जो हमने 6 प्रॉपर्टी की बात किए थे, जो हमारे पास 6 प्रॉपर्टी आई थी, उस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या था हमारे पास कि हम इसमें देखो कि पूरे एलिमेंट देखो सब में क्या है, यहाँ पे प्लस के बाद 2x है, 2y है, यहाँ प्लस के बाद 2z है। तो हम इसको एक डिटरमिनेंट बना सकते हैं कि ये फर्स्ट वाले एलिमेंट्स को लेकर के, और एक बना सकते हैं ये लास्ट वाले एलिमेंट्स को लेकर के। तो इससे हमारे क्या है 2 डिटरमिनेंट्स में किस टाइप से कन्वर्ट होगा कि ए बी सी, यानी कि यहाँ से ए बी सी, फिर प्लस के पहले वाले ए बी सी, और क्या बोलते हैं कि इधर से क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। फिर क्या हो जाएगा कि हम ले लिए यहाँ सब में क्या था प्लस साइन था, हमने यहाँ प्लस लगा दिए, और फिर पहले से ही r2 और r3 जैसे कि वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ कौन आ जाएगा 2x 2y 2z, ए बी सी 2x 2y 2z एक्स वाई जेड। अब यहाँ करेंगे ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी यूज की हमने 6। अब जो है कि हम इसमें क्या बोलते हैं कि यहाँ से सबसे 2 कॉमन निकल रहा है, 2y 2z, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया। अब हमने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे देखो कि फर्स्ट डिटर्मिनेंट में r1 और r2 सेम है, और सेकंड डिटर्मिनेंट में r2 और r3 सेम है, इसलिए इनके आंसर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 0, यानी क्या हो जाएगा डेल इज इक्वल टू 0 0। अब इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि यहाँ पे r2 में से r1 को माइनस करके a को माइनस करके 0 कर सकते थे a को। यहाँ से भी ऐसे ही क्या बोलते हैं कि c को माइनस करके, यानी एक प्रॉपर्टी वो लगा सकते थे कि r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस r1। फिर क्या बोलते हैं कि 2 कॉमन लेकर के बना सकते थे, यानी कि इसके लिए सेकंड मेथड भी है। तो आप ये नहीं कि एक ही मेथड से कर सकते हैं क्वेश्चन, अलग मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विदाउट एक्सपाउंडिंग फाइंड द वैल्यू डेल 099 माइनस 998 90 माइनस 99 0 997 998 माइनस 997 0। हमें क्वेश्चन हो गया हमारे पास गिवन हो गया। अब क्या करेंगे हम इसमें, किसको दे दिए डेल को लेट करके इक्वेशन फर्स्ट दे दिए, बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि हमको रो को कॉलम में चेंज करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज कर दी। जो हमारी प्रॉपर्टी नंबर क्या थी सेकंड थी।